दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि ज़मीन की धारा 143 करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि ज़मीन धारा 143 करवाने की क्या क्या शर्तें हैं, सभी शर्तों के बारे में बात करेंगे। तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि संक्रमण और असंक्रमण ज़मीन में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप खेती की ज़मीन से संबंध रखते हैं तो यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जैसा कि आपने फ़र्दों पर लिखा देखा होगा कि संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर या असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। संक्रमण और असंक्रमण अधिकारों में क्या क्या अंतर होता है, कौन कौन से अधिकार होते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, सारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़मीन की धारा 143 होती क्या है। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं ज़मीन की धारा 143 के बारे में तो मैं आपको सरल और शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ज़मीन की धारा 143 जो होती है वो लैंड यूज चेंज के लिए होती है। ठीक है, यदि आपके पास, उदाहरण के मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, आप उस पर कृषि संबंधित कार्य जो है वो आसानी से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यदि आप उस कृषि की भूमि पर, यदि आप उस 5 बीघा ज़मीन पर कोई अकृषि कार्य करेंगे, अकृषि कार्य का मतलब है यदि आप उस 5 बीघा ज़मीन में कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या कोई उद्योग या मान लीजिए उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये सभी अकृषि कार्य हुए हैं। यदि आप ये अकृषि कार्य कर रहे हैं तो आपको वह जमीन की धारा 143 करवानी पड़ेगी। दोस्तों जो जमीन की धारा 143 जो है वो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए है। ठीक है, और देखिए कई लोग जो हैं वो धारा 143 के बारे में नहीं जानते। ठीक है, वो कृषि की भूमि, जो कृषि की ज़मीन है वहाँ पर घर बनवा लेते हैं, मान लीजिए डेयरी खुलवा देते हैं, अदर काम करने लगते हैं ऐसे ही, लेकिन वो कानूनन अवैध है। ठीक है, वैध तरीका अपनाना है तो आपको उस ज़मीन की धारा 143 करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप उस ज़मीन का उपयोग जो है वो अकृषि कार्यों के लिए आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। चलिए बात करते हैं जमीन की धारा 143 करवाने के फायदे क्या क्या हैं। जमीन को धारा 143 परिवर्तन करवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जमीन का उपयोग चेंज करने के लिए धारा 143 करवाई जाती है। 5 बीघा आपकी जमीन थी, ठीक है, आपने धारा 143 करवाई, अब वो कृषि की जमीन नहीं रह गई है। ठीक है, कृषि की जमीन वो नहीं रह गई है, इसीलिए वो जमीन जो है वो चकबंदी से बाहर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में या आपके क्षेत्र में चकबंदी चल रही है, ठीक है, और आपकी ज़मीन कोई धारा 143, किसी ज़मीन की आपने धारा 143 करवा ली और वो ज़मीन चाहे भले ही पड़ी हो, लेकिन उस ज़मीन की, जो आपकी ज़मीन बची है जिसकी 143 हो गई है, उसकी चकबंदी नहीं हो सकती, वो चकबंदी के दायरे में नहीं आएगी क्योंकि वो अकृषि भूमि हो गई है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है भाई, जो चकबंदी जहाँ पर होती है वहाँ पर लोग जो होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि देखिए चकबंदी में क्या होता है, सारी ज़मीन नापी जाती है। ठीक है, और वहाँ पर चक्रोड़े हैं, आबादी हैं, कई प्रकार की ऐसी ज़मीन जो है वो छोड़ दी जाती है। तो वो रोड़े हैं, अन्यथा नालियाँ हैं, ऐसे जो तमाम कार्यों के लिए ज़मीन छोड़ी जाती है वो आपकी ही ज़मीन से काट काट के छोड़ दी जाती है, तो वहाँ पर आपकी ज़मीन जो है वो हल्की फुल्की कम हो जाती है। ठीक है, तो जो धारा 143 में आपने ज़मीन परिवर्तन कराई थी वो पहली बात तो चकबंदी से बाहर हो गई, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया। दूसरा जो फ़ायदा है वो है जो भू राजस्व शुल्क जो लगता है उससे उस ज़मीन की मुक्ति मिल जाती है। जिस ज़मीन की आपने धारा 143 करवा चुके हैं उस पर भू राजस्व शुल्क नहीं लगेगा क्योंकि वो अकृषि भूमि बन चुकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 143 कोई करवाएगा तो या तो वहाँ पर उद्योग लगवाएगा या प्लॉटिंग करेगा या मान लीजिए कोई ऐसा कार्य करेगा, तो वहाँ पर धारा 143 वाली ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्किल रेट बढ़ गया और वहाँ से भविष्य में जैसे मान लीजिए कोई रोड या कोई सरकारी कार्य हुआ तो वहाँ पर सर्किल रेट बढ़ा हुआ है तो सरकार भी उसी रेट के हिसाब से पैसा देगी। जब सर्किल रेट ज़्यादा है तो आपकी ज़मीन भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो सबसे बड़ा जो धारा 143 का फायदा है वो है 12.5 एकड़ जो अत्यधिक जोत सीमा है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में जो 12.5 एकड़ की जोत सीमा जो है उसके दायरे में वो जमीन नहीं आती है। देखिए उत्तर प्रदेश जो भूमि विधियां हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति के पास अधिकतम 12.5 एकड़ जमीन रह सकती है।
ठीक है, 12.5 एकड़ से ज़मीन 12.5 एकड़ ज़मीन से अधिक कोई भी व्यक्ति अपने पास ज़मीन नहीं रख सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए 12.5 एकड़ उसके पास ज़मीन है और यदि मान लीजिए उसने 6 एकड़ ज़मीन का 143 में चेंज करा दिया तो वो ज़मीन बन गई अकृषि ज़मीन। ठीक है, तो उसके पास जो जोत सीमा जो है वो अब मानी जाएगी 6.5 एकड़। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई जिस जमीन की धारा 143 हुई वो जो अधिकतम जोत सीमा है उसके अंतर्गत उसमें नहीं जोड़ी जाती है और कई पैसे वाले जो लोग होते हैं वो उसके बाद और भी भूमि खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला फायदा है वो है प्लॉट का दाखिल खारिज। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन का 143 करवाया तो वहाँ उस ज़मीन का नक्शा भी बन जाएगा, उस नक्शे में सब कुछ दर्शाया जाएगा कि ये ज़मीन जो है वो इस क्षेत्र में है, धारा 143 के है, ये कृषि भूमि में, सारा नक्शा बनेगा उसका। और यदि आप वहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो भी प्लॉटिंग करेंगे उनका प्लॉटिंग का दाखिल खारिज जो है वो आसानी से हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़मीन की धारा 143 के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप अपनी ज़मीन की धारा 143 करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त जो है वो है कि ज़मीन आपके पास 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस समय आप धारा 143 ज़मीन का करवाना चाह रहे हैं उस समय उस वर्तमान में आपके पास 12.5 एकड़ से ज़मीन अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए भूल से या मान लीजिए सरकार को चकमा दे के आपने 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन खरीद ली, उसके बाद जो अधिक है उसका आप 143 करवाना चाहते तो ये अवैध हो जाएगा। ठीक है, आप धारा 143 में ज़मीन बदलवा के इसके बाद आपके पास जो सीमा कम हो जाएगी उसके बाद आप ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप धारा 143 करवा रहे हैं उस टाइम पर आपके पास 12.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है कि जमीन संक्रमण अधिकार वाले जो भूमिधर आप होने चाहिए। आप जो जमीन 143 करवाना चाहते हैं आप उस पर संक्रमण अधिकार रखते हो। दोस्तों, यदि आप धारा 143 से इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह जानकारी यदि आप डिटेल में लेना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट की लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस वेबसाइट पे जाके इस लेख को पूरा डिटेल में विवरण में आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं संक्रमणीय जमीन और असंक्रमणीय जमीन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में शॉर्ट में समझा देंगे कि असंक्रमणीय और असंक्रमणीय क्या होती है, लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है। देखिए, संक्रमणीय जमीन जो होती है उस पर आपको बहुत अधिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? जैसे मान लीजिए संक्रमणीय जमीन आप भूमिधर हैं तो वहाँ पर उस जमीन का आप दान में दे सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, आप उस जमीन को वसीयत कर सकते हैं। आपकी वो जमीन जो है वो आपके उत्तराधिकारियों में मिलेगी और आप उस जमीन को बेच सकते हैं, आप उस जमीन पर घर बनवा सकते हैं, आप उस जमीन को धारा 143 में कन्वर्ट करा सकते हैं और आप उस जमीन पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि असंक्रमणीय जमीन पर आपको कौन कौन से अधिकार होते हैं। देखिए, यदि आपकी कोई जमीन असंक्रमणीय है, ठीक है, तो वहां पर उत्तराधिकार तो बराबर चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके नाम कोई असंक्रमणीय जमीन है और आप एक्सपायर हो जाते तो आपके जो भी बच्चे बीवी हैं उनमें वो संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, चाहे भले ही आप उस पर असंक्रमणीय भूमिधर हैं, आप उस पर फिर भी आपके उत्तराधिकारों को मिलेगी। लेकिन आप असंक्रमणीय जमीन को बेच नहीं सकते हैं, असंक्रमणीय जमीन की वसीयत नहीं कर सकते हैं, असंक्रमणीय जमीन जो है उस पर आप घर नहीं बनवा सकते, ना ही उस जमीन की आप धारा 143 करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में संक्रमणीय और असंक्रमणीय से संबंधित इतनी ही जानकारी मिलेगी। आगे यदि आप संक्रमणीय और असंक्रमणीय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहां पर असंक्रमणीय और संक्रमणीय दोनों में डिटेल में आपको विवरण मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।